हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपको पता है क्लास 12th फिजिक्स कंप्लीट जो है एक सीरीज जो स्टार्ट की थी, जिसमें हम इस साल सीबीएसई और अदर बोर्ड्स के लिए कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो जिसके अंदर हम आज इसमें चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है मैग्नेटिज्म इन मैटर जो है या मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर के स्टार्टिंग टॉपिक्स कवर किए थे। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट और काफी सारी चीजें बात की थी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनमें मैग्नेटिज्म क्यों है, और भी काफी सारी सिंपल टर्म्स हैं उनको समझने। तो हमने जो है ऑलमोस्ट टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो ये लास्ट 3 टॉपिक मैं बोलूंगा इन टॉपिक्स में कवर होने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये मेन पढ़ना है। इवन हम इसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का टर्म भी सीखेंगे। तो इसको करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं जो आपको शायद पता होगा। न्यूक्लियस के अराउंड आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, ये सबको पता है, किसी आर रेडियस के पाथ में। तो इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज पार्टिकल होते हैं, और चार्ज पार्टिकल अगर गोल घूम रहा है तो वो एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। सो लेट अस से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में अपोजिट ले सकता हूं। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है, तो हमने चैप्टर नंबर 4 में ये सीखा है कि भाई अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है तो उनमें 2 पोल बनेंगे, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और अगर क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। अगर आप इसको देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो साइड है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, इसकी पीछे वाली साइड साउथ की तरह बिहेव करेगी। और अगर ये 2 पोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इट मीन ओवरऑल इनके पास क्या है बच्चों, डायपोल मोमेंट है। और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो कहां से कहां होता है, वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो यानी ये एक छोटा मैग्नेट बन गया, ठीक है। कौन? इलेक्ट्रॉन का लूप जो है वो एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आप बोल सकते हैं। तो इसका अपना कुछ क्या होता है बच्चों, डायपोल मोमेंट होता है। इंडिविजुअल का मैं बोल रहा हूं, डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और इसको मैं दिखाने के लिए आज के बाद क्या करूंगा, सिंपल एक सिंगल जो है इस तरह से एरो दिखाऊंगा। तो एरो का मतलब क्या होता है कि एक छोटा टिनी डायपोल, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन की वजह से है। लेकिन अब सोचो कि हमारे पास अगर एक मटेरियल है, तो मैं उस मटेरियल के पीस को इस तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुझे बताओ क्या उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं? नहीं ना। तो बहुत सारे उसमें डायपोल हैं, लेकिन उन डायपोल का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, वो रैंडम होता है, ठीक है। वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। मैं अगर बनाऊं इनको इस तरह से, आप बोल सकते हो कि किसी मटेरियल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे डायपोल है, लेकिन उनका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है। अच्छा, हमने ये भी सीखा इसी चैप्टर में कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और उसके अंदर हम एक छोटे डायपोल को रखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और हम उसके अंदर क्या रखते हैं, एक डायपोल को रखते हैं, तो भाई उस पर टॉर्क लगता है ना। और टॉर्क का फॉर्मूला भी हमने सीखा हुआ है, एम बी साइन थीटा, यानी वो रोटेट होता है। तो कुल मिला के इससे समझो कि इन डायपोल्स को रीअरेंज कौन कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है, ठीक है, अगर अप्लाई करे तो। अदरवाइज विदाउट जो है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बोलूं, तो भाई इनका मैग्नेटिज्म 0 है। अब ये क्यों बता रहा हूं, सोचो इस मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि ओवरऑल नेट 0 आ रहा है। लेकिन अगर इसी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो ये सब जो है वो ट्राई करेंगे कि सब अलाइन हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा और इसके पास मैग्नेटिज्म आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन को हम कई बार मैग्नेटिक पोलराइजेशन भी बोलते हैं, कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके किसी को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। इससे रिलेटेड मुझे कुछ टर्म्स तुम्हें सिखानी है। तो चलिए सबसे पहली टर्म की हम बात करें, जिसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसके अंदर हमने स्पेशली पढ़ना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। देखो हमें अगर किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, तो भाई उसको मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फील्ड चाहिए, है ना। तो उस फील्ड को जो यूज हो रहा है टू मैग्नेटाइज एनी मटेरियल, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। फील्ड विच इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। पर जनरली मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम बी से ही लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? बी से लिखते हैं। तो ये एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है। हम बी नोट भी सिंबल यूज कर सकते हैं, तो मैं यहां अभी बी नोट यूज करूंगा, क्योंकि मैंने यहां बी नोट यूज कर रखा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के
कुछ वैल्यूज होंगी, वो डिपेंड करता है कि भी ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं जैसे सोलेनोइड की बात करता हूं तो तुम्हें शायद पता होगा सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एन यहाँ पर होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा यानी मैं आपसे बोलूं कि इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर भी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि म्यू नॉट तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर ये प्योर उसकी ज्योमेट्री पे, यानी हम जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं फील्ड को क्रिएट करने के लिए, चाहे सोलेनोइड है चाहे टोरॉइड है, ये उसकी ज्योमेट्री है, यानी कितनी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और कितना करंट है। और इसी फैक्टर को हम बोल देते हैं बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोल देते हैं बच्चों? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये वो फैक्टर है जो बताता है कि भाई एक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं द एक्सटेंट अप टू विच मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल। अब इसके अगर मैं फॉर्मूले की बात बनाऊं भाई, तो यहां से देखो, इसको हमने एक सिंबल दिया H। क्या सिंबल दिया? H। तो यहां से H क्या बना? बी नोट बाय म्यू नोट, है ना। तो बोल दूं भाई हमारा कितना फील्ड हमने अप्लाई किया, यानी कितना हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जो किसी दूसरे मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा, डिवाइड बाय म्यू नोट। ये बन गया इसका फॉर्मूला। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं, क्योंकि बी वेक्टर क्वांटिटी हमारी। यूनिट की बात करें बच्चों, यहां से यूनिट बनाना बहुत ईजी है। देखो H का भी एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, N इंटू आई। N है नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। तो यहां पर मैं अलग से करता हूं सोल्व। तो n इंटू आई को, ये हमारा H का फॉर्मूला है, n को मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ लिख सकता हूं इंटू आई। अब n का कोई यूनिट नहीं होता, करंट का होता है एम्पियर, लेंथ का होता है मीटर, तो बना एम्पियर डिवाइड बाय मीटर। तो ये इसका यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ म्यू नोट आप सबको पता है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। देखिए जो H है यानी ये हमारा जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे। तो हम अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं। देखिए अगर हमारा जो फील्ड है वो सोलेनोइड ने क्रिएट कर रखा है, यानी सोलेनोइड अगर आपको याद होगा इस तरह का हमारा जो शेप है वो सोलेनोइड का होता है बच्चों। सोलेनोइड की अगर लेंथ लेटर से टोटल लेंथ में L लिख दूं और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है मैं उसको N लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म होती है स्मॉल n, वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। एक सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नोट N इंटू आई, या फिर म्यू नोट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ इंटू आई। या तो स्मॉल n की टर्म में लिखो या कैपिटल, दोनों ही फॉर्मूले अपने आप में ठीक होते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं बच्चों किसके साथ, म्यू नोट इंटू एच के साथ कंपेयर करूं, तो शायद आपको यहां से h का फॉर्मूला मिल जाए। ये पूरी टर्म h के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं h जो है वो n इंटू आई है, या फिर कैपिटल N बाय L इंटू आई है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है सोलेनोइड के लिए, यानी ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से अब बात करते हैं टोरॉइड की। अब टोरॉइड क्या होता है? एंडलेस सोलेनोइड। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक सोलेनोइड को आप क्या करो, घुमाते जाओ और इस तरह से उसको एक शेप दे दो सर्कुलर, तो यानी हमने क्या किया, इस सोलेनोइड का एंड ही गायब कर दिया। ठीक है, इसमें हुआ क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेटर से L है और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो सरकमफ्रेंस की टर्म में होगी, तो टोटल लेंथ जो आ गई वो होगी 2 पाई इंटू आर। तो यहां से स्मॉल n क्या आया आपका, n बाई 2 पाई आर, ये आप लिख सकते हो। और फॉर्मूला सेम होता है सोलेनोइड और टोरॉइड का। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नोट इंटू एन आई ही होता है, बस n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। n यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं म्यू नोट h के साथ, तो h की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, h की वैल्यू वही सेम मिलती है n इंटू आई। बस यहाँ पर n को लिखना है कैपिटल N डिवाइड बाई 2 पाई इंटू रेडियस। अच्छा, रेडियस को कैपिटल R लिखो स्मॉल r लिखो, दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये H का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। H इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फील्ड। दूसरा टर्म आ गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम कैपिटल I से लिखेंगे। अच्छा, M भी लिख सकते हैं कैपिटल, लेकिन M हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूज किया था इसलिए मैं I ही लिखूंगा। ये रिलेटेड है उस मटेरियल से जो मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एडिशनल चीज बताई कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, एक्सटर्नल फील्ड या जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते थे, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो हमने अभी नहीं लगाया, जीरो है। तो अगर मैग्नेटाइज फील्ड जीरो है तो H भी जीरो हुआ ना, अभी कोई इंटेंसिटी नहीं है क्योंकि करंट वगैरह कुछ नहीं हमने दिया अभी। तो किसी भी मटेरियल का नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। लेट अस से मैंने इसी सेम मटेरियल को मैंने क्या किया, सेम इसी मटेरियल को अब एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया हमने, इस बार बी एक्सटर्नल लगा दिया इस पे, वो जीरो नहीं है। ठीक है, यानी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो नहीं है, या अब बोलो H भी हमारा जीरो नहीं है।
अब होगा क्या, इसके अंदर जो टिनी डायपोल्स हैं उनमें बहुत सारे जो है वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे, मैं सभी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि जिनकी ज्यादा एनर्जी है वो अरेंज नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए अगर इस डायग्राम में बहुत सारे इसी के अलोंग हो गए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो उसके अलोंग अलाइन हो गए, तो मैं बोल सकता हूं भाई इस बार जो नेट डायपोल मोमेंट है m जो है नेट वो जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया कुछ डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट हो गया, लेकिन ये हुआ क्यों, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया तब ऐसा हुआ। मैं पूछूं भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड आया इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसी चीज को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जितना इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आया उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। सिंबल इसका आई होता है, फॉर्मूला m डिवाइड बाय v, m यहां पर क्या है बच्चों, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बच्चों, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो टोटल है, और v यहां पर है वॉल्यूम, तो ये बच्चों इनका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर थोड़ा सा और लिखें तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट को m का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया ऑफ लूप डिवाइड बाय वॉल्यूम v, ये फॉर्मूले से आप यूनिट बना सकते हो इसका इजीली। देखो यहाँ पर करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो एम्पियर पर मीटर, यानी पता लगा इसका यूनिट भी सेम है जो h का यूनिट था, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं तुमसे बोलूं बच्चों ये एक सोलेनोइड है, ये एक सोलेनोइड है, इसके अंदर जो फील्ड है वो हमारा हुआ बी नोट, उसको मैं लिखूंगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मैग्नेटाइज करवाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब मैं तुमसे बोल दूं बच्चों इस सोलेनोइड के अंदर मैंने एक मटेरियल रख दिया, भाई वो मटेरियल जिसको मुझे मैग्नेटाइज करना है, ठीक है, मैं इसके अंदर वो मटेरियल रख रहा हूं जिसको मुझे मैग्नेटाइज करना है, तो मान लो ये मैंने मटेरियल रख दिया, तो जैसे ही मटेरियल रखा ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटाइज होने के बाद अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया, जैसे बाहर निकालूंगा तो बच्चे इसके अंदर भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो उसको मैं लिखूंगा BIN, ये है इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड। तो क्या फर्क है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में इंड्यूस में, मैग्नेटाइजिंग वो जिसने इसको इंड्यूस करवाया, अब इंड्यूस करवा दिया तो अब इसका अंदर भी तो अपना एक फील्ड बन गया ना, उसको हम इंड्यूस फील्ड बोलेंगे, और उसका फॉर्मूला लिखना बहुत ईजी है, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट आपको पता है कांस्टेंट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, और आई क्या है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये वाला बिल्कुल सेम है चीज है। इसको हम लिखते थे म्यू नॉट इंटू एच, इसको लिखा म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ पर एच है हमारा इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, और आई यहाँ पर हमारी क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दोनों के नाम में थोड़ा सा फर्क है, हालांकि दोनों का यूनिट सेम था। अब आता है भाई नया टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ी थी, उसके बिल्कुल जैसी है। अगर आई और एच की मैं रेशो निकालने के लिए बोलूं तो भाई दोनों का यूनिट तो सेम है, तो इनका रेशो भी एक नंबर आएगा, तो इसी नंबर को, इस रेशो को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। अच्छा ये बताता क्या है बच्चों, किसी भी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है हमें बताएगी कि वो मटेरियल कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे बोलूं ची एम की वैल्यू, ची इसको बोल देते हैं या काई भी बोल देते हैं, ग्रीक लेटर है एक, इसकी वैल्यू है आई अपॉन एच। लेटर से मैंने किसी दो मटेरियल्स पे सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यानी ये एच उनके लिए सेम है, तो ची एम जो है वो इंडिकेट करती है आई को डायरेक्टली, यानी जितना जिसका ची ज्यादा होगा उतना उसका इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो कुल मिला के ये हमें बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना जल्दी मैग्नेटाइज होगा। तो ची की वैल्यू जितनी ज्यादा इट मीन वो उतना जल्दी या उतना इजीली अच्छा मैग्नेट बन सकता है, ठीक है। तो जो गुड मैग्नेट्स होती हैं या बहुत अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिनकी भी होती है, उनका जो ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। भाई ये तो हमें पता है, ठीक है, इको टर्म से डिफाइन करते हैं। देखिए अगर आपको याद होगा हम बी नोट बी वर्ड यूज कर रहे हैं, हम बी आई एन बी वर्ड यूज कर रहे हैं, और आप मिल रहा है आपको बी, तो ध्यान देना इनमें फर्क क्या है। बी नोट का मतलब हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जनरली ये किसका होता है, कौन करता है, ये ड्यू टू सोलेनोइड होता है। भाई हम सोलेनोइड यूज करेंगे सबसे ज्यादा, ड्यू टू सोलेनोइड। और हमारा बी क्या है, बी इन, ये है इंड्यूस्ड फील्ड, जो उसके अंदर आया, इसके अंदर हमारे मटेरियल के अंदर, ठीक है, ये हुआ ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। और बी क्या है, ये है बच्चों टोटल फील्ड। अब उस मटेरियल के अराउंड टोटल, टोटल मतलब देखो भाई उसके अंदर कुछ आ गया कुछ बाहर भी है, ये टोटल फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर अब मैं आपसे बोल दूं बच्चों कि भाई टोटल फील्ड डिवाइड बाय एच
जो है उस रेशो को म्यू बोल देते हैं। यानी अब इस फॉर्मूले में उसमें क्या फर्क है, देखो जब हम लिखते थे बी नोट तो हम म्यू नोट इंटू एन आई लिखते थे, और अगर मैं आपसे बोलूं भाई इसको बी लिख दूं तो यहाँ म्यू आ जाएगा। यानी अब हम ये जो था ये था एयर फील्ड, खाली सोलेनोइड था, अब हमने उसके अंदर जब मटेरियल रख दिया, ठीक है, फील्ड विद मटेरियल जिसको हमने मैग्नेटाइज करना है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसे। अब म्यू नोट की जगह म्यू यूज करेंगे, बस इसी म्यू को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और हमें पता है ये रेशो भी होता है बच्चों म्यू नोट और म्यू आर का, मतलब मीडियम की और वैक्यूम की परमेबिलिटी का, और अदरवाइज इसको बी बाय एच भी लिख सकते हैं। यूनिट की बात करें तो बी और एच अगर बात करें तो बच्चों बी का यूनिट आपको पता है टेस्ला होता है, और एच का एम्पियर पर मीटर, वहां से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको याद होगा जो म्यू नोट का वैल्यू था वो था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, यूनिट आपका यहां से एम्पियर वेबर पर एम्पियर पर मीटर ये यूनिट होता है, तो ये इसका भी सेम यूनिट यही हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों ये यूनिट है इसका वेबर पर एम्पियर पर मीटर। अच्छा ये क्या चीज बताता है, म्यू हमें बताता है कि भाई डिग्री, जिस डिग्री तक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पेनिट्रेट कर सकता है, यानी किसी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो सकता है, ये यानी पास हो सकता है। अब वो बोलेंगे सर ची किससे रिलेटेड है, भाई वो है एक मटेरियल कितना जल्दी मैग्नेटाइज होके अपना फील्ड क्रिएट करे, और ये है कि भी कितना वो दूसरे का फील्ड अपने अंदर ले सकता है, ये म्यू पे डिपेंड करता है। ओके रिलेटिव, भाई देखो अगर आप किसी मीडियम की परमेबिलिटी को वैक्यूम की परमेबिलिटी से डिवाइड करोगे, इस रेशो को रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं। भाई इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अब है एक छोटा सा रिलेशन 1 मार्क के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, भाई म्यू और ची में क्या रिलेशन है, यानी हम बात करें मैग्नेटिक परमेबिलिटी की और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। तो भी हमने मान लिया एक सोलेनोइड है जो कुछ एक्सटर्नल फील्ड बी नोट अप्लाई कर रही है, ठीक है, और उसकी वजह से लेटर से इंटेंसिटी जो है वो एच नोट है, और इसके अंदर हमने एक मटेरियल को रख दिया जिसको हमने मैग्नेटाइज करना है, जिसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लेटर से आई है। अब ये भी कुछ फील्ड क्रिएट करेगा, तो आपको पता है जो हमने अप्लाई फील्ड किया उसको हम म्यू नोट इंटू एच लिखते हैं, और जो अंदर इंड्यूस होगा हम उसको म्यू नोट इंटू आई लिखेंगे। और टोटल अगर बात करें तो क्या मैं टोटल एम लिख दूं, बी एम, ठीक है। सो टोटल बी एम जो आएगा वो आएगा जितना अप्लाई किया जितना इंड्यूस हुआ। बी नोट को लिख सकते हैं म्यू नोट इंटू एच, मैंने आपको बता दिया। बी इनको लिख सकते हैं म्यू नोट इंटू आई, तो दोनों को लिखा, म्यू नोट कॉमन आया, एच प्लस आई आपके पास आ गया। यहाँ से बच्चों मैंने क्या किया, एच कॉमन निकाला, तो अगर यहाँ से एच कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा आपका आई अपॉन एच। तो अब क्या करें, एच जो कॉमन निकाल दिया। अब क्या बी एम को, ये पूरा है बच्चों विद स्लैब हो गया, इसके अंदर हमने कुछ रखा है तो इसको हम म्यू इंटू एच लिख सकते हैं। देखो अगर खाली होता तो म्यू नोट इंटू एच लिखते, भरा हुआ है तो म्यू इंटू एच लिखा, तो इस एच से ये वाला एच कैंसिल हो गया, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट 1 प्लस आई बाई एच। अब आप म्यू नोट को उठा के इधर ले आओ, और आई बाई एच को भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा आई बाई एच को ससेप्टिबिलिटी लिखते हैं, आई बाई एच को, और म्यू बाय म्यू नोट को हम म्यू आर लिखते हैं। तो यहाँ से इसको लेगी तो ये म्यू आर आपका बन गया 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। एक 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, न्यूमेरिकल या 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। न्यूमेरिकल में जनरली क्या है, देखिए इस फॉर्मूले के अंदर आपको एक चीज गिवन होगी, या तो आपको म्यू आर गिवन होगा, आपको ससेप्टिबिलिटी पूछ ले, या ससेप्टिबिलिटी दे दे आपको रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ ले। देखिए जनरली अगर हम बात करें वैक्यूम की, वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो वैक्यूम की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 होने का मतलब वैक्यूम मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एयर की बात करें तो म्यू आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.04 है, तो ची जो निकालना है तो उसमें से 1 माइनस कर दो, 0.04 आ गया। फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल इजी, और इनका हम आगे यूज भी करेंगे जब हम क्लासिफाई करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल को, तब इस फॉर्मूले का यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है किसी की आपको क्या है निकालनी है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे रखी है 1। तो भाई आपको पता है भाई इसको हम लिखते हैं 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है तो क्या करो, म्यू आर में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या 1 में से 1 माइनस करोगे 0। तो भाई ये हमारा शायद वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है, ये 0 आ गया हमारे पास, और हमें पता है ये वैक्यूम के लिए, हालांकि इसने मीडियम नहीं पूछा था। एक फिर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सोलेनोइड है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दी बच्चों, स्मॉल एन आपको गिवन है, करंट आपको दे दिया उसमें 5 एम्पियर जा रहा है, आपको रिलेटिव परमिटिविटी उस सोलेनोइड की दे रखी है, यानी म्यू आर भी गिवन है आपको 3000, आपको मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, यानी एच का, आई और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो भाई एच निकालना है तो फॉर्मूला आपको सिंपल पता है, म्यू नोट नहीं आता इसके फॉर्मूले में, एन इंटू आई आता है,
तो एन और आई दोनों गिवन है, फॉर्मूला बेस्ड आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका है 2000 इंटू 5, तो आपका आया 1000। यूनिट आपको पता है एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालनी है बच्चों, तो इसको निकालने का तरीका या तो आप ससेप्टिबिलिटी से भी कर सकते हो या रिलेटिव परमिटिविटी से भी कर सकते हो बच्चों। तो आपको शायद पता होगा आई जो है हमारी और इसका एच का जो रेशियो है वो ची होता है। ठीक है, आई और एच का रेशियो होता है। तो यहाँ से आई निकालना है मुझे, तो ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक इंटू एच करना है। तो भाई ये कैसे निकालें, तो रिलेटिव किस लिए दे रखी है, तो आपको पता है म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्यू आर माइनस 1, म्यू की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, आपको 3000 दे रखी है। तो 3000 माइनस 1 2999। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो आई इज इक्वल टू 2099 इंटू एच। एच कितना दे रखा है भाई, एच हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है 1000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, इसको सोल्व कर लो। यूनिट इसका भी एम्पियर पर मीटर आता है। लास्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो म्यू नोट इंटू एन इंटू आई फॉर्मूला लगा दो। म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू आपको गिवन है 2000, करंट की वैल्यू आपको 5 है। चलिए इससे सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपको दे भी रखे हैं, आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है बच्चों कि भाई इसके अंदर मटेरियल रखा है, कोर रखा है, तो यहाँ म्यू नोट और म्यू आर दोनों आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपको म्यू नोट इंटू म्यू आर रिलेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिलेटिव कितनी दे रखी है आपको भाई 3000, तो 3000 से और करना पड़ेगा आपको, टोटल तभी आएगा। यानी हमें बी एम निकालना था, बी नोट नहीं निकालना था, क्योंकि कोर था, ये मैं भूल गया था, ये कोर था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको बोला कि एक रोड है मैग्नेटिक मटेरियल की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शायद दे रखा है आपको। ठीक है, लोकेटेड इन दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपको दे रखा है भाई ए बाई एम है, तो यानी ये एच की वैल्यू दे रखी है आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रोड इज दिस, मैग्नेटिक फ्लक्स 5 से लिखता हूं मैं इसको। ठीक है, ये बी इंटू एरिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया को बोलते हैं। ये आपको गिवन है, हमें बताना है परमेबिलिटी। ठीक है, म्यू बताना है हमें, हमें ससेप्टिबिलिटी बताना है, हमें मैग्नेटाइजेशन यानी हमें आई बताना है। ये तीन चीजें बतानी है, तो इजी है भाई। फ्लक्स से बी इंटू ए है, एरिया गिवन आप बी निकाल सकते हो, तो हम यहाँ से बी निकाल सकते हैं। तो चलो फर्स्ट पार्ट अगर देखें हम परमेबिलिटी वाला, तो हमें फ्लक्स गिवन है फाई बी जने लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया लिखा जाता है। तो यहाँ से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया है। फ्लक्स कितना गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻⁶ वेबर, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10⁻⁻⁴ भी लगाना पड़ेगा, है ना, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करने से आता है आपका 25 कैंसिल 100, ये 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो टेस्ला आप लिख सकते हो, या वेबर पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है। लेकिन अभी हमने बी निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने, लेकिन हमसे परमेबिलिटी पूछी है, म्यू पूछे। ठीक है, तो वो कैसे निकाले भाई, टोटल अब कोर है इसके अंदर। ठीक है, फाइंड आउट फॉर द रोड, यानी उसके अंदर एक रोड है, रोड की बात हो रही है, तो इसका मतलब हमें टोटल वाला लगाना है, तो म्यू इंटू एच लिखेंगे इस चीज को। तो यहां से हमें म्यू निकालना है, तो बी बाई एच लिखेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाला, ठीक है, वो है 1, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है 4000। तो 1/4000 कितना होता है बच्चों, ये होता है 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴। बी का जो यूनिट है, सॉरी म्यू का जो यूनिट है वो है वेबर पर एम्पियर पर मीटर, वो लिख दिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सोल्व। सेकंड पार्ट में हमें ससेप्टिबिलिटी पूछी, तो भाई यार हमें फॉर्मूला बार बार याद हो, जो है म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, म्यू आर माइनस 1 आया। अब म्यू आर कैसे निकालो भाई, म्यू जो है वो म्यू और म्यू नोट का रेशो होता है। ठीक है, तो क्या मैं इस म्यू आर को म्यू और म्यू नोट का रेशो लिख दूं। ठीक है, अब म्यू आपको हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला ये परमेबिलिटी। ठीक है, कितना आया था 1 था, डिवाइड बाय म्यू नॉट वो होता है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नहीं, फर्स्ट पार्ट का कितना आया था हमारा, फर्स्ट पार्ट में तो सॉरी फ्लक्स निकाला था, सेकंड पार्ट में ये रहा हमारा, म्यू का वैल्यू है 2.25 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसमें से -1 करो भाई, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 198। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये यूनिटलेस होता है आपका। ठीक है, क्योंकि एक नंबर है। आपको मैग्नेटाइजेशन पूछा, आई पूछा, तो यार बहुत ईजी है। ठीक है, म्यू एम जो था वो आई और एच का रेशियो ही तो होता है, तो यहाँ से आई निकालना है तो क्या करो, सॉरी ससेप्टिबिलिटी है ना, ससेप्टिबिलिटी इनका रेशियो था, तो ससेप्टिबिलिटी इंटू एच कर दो। ससेप्टिबिलिटी हमने निकाला 19 कितना निकला 198। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच, एच आपका 4000 है, वही इनको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 792 इंटू 10⁻⁷, या फिर 7.92 इंटू 10⁻। ठीक है, इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो, नेक्स्ट पेज पे पूरा सोल्व कर रखा है।
अब बढ़ते हैं चैप्टर के वो टॉपिक्स पे, जैसे कि है मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी जो मटेरियल्स हैं हम उनको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब वो मैग्नेट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हम अप्लाई करें तो कैसा बिहेवियर शो करता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन है मल्टीपल तरीके से होता है। तो एक तरीका ये भी है कि भाई हम उस पर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लगाएं, या उनकी सॉरी उस मटेरियल की आई की वैल्यू कितनी होती है, मतलब उसमें कितना इंड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम, या उस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी है, या उस मटेरियल का म्यू आर कितना है। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टी होंगी। इसके बेसिस पे हम मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो, इसको पढ़ना है तो एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत इजी, आप अगर उसको याद कर लोगे तो इनको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। जब तुम डाया और पैरा को पढ़ोगे तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, बिल्कुल अपोजिट। यानी अगर डाया मान लो रिपेल हो रहा है तो पैरा अट्रैक्ट होगा, डाया की वैल्यू माइनस में है तो पैरा की प्लस होगी। तो इस तरह से अपोजिट होते हैं और ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और अगर हम बात करें पैरा और फेरो की, ये दोनों सेम नेचर शो करते हैं, सेम नेचर शो करते हैं, बट फेरो जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट पे शो करता है। लेट अस से पैरामैग्नेटिक जो है वो मैग्नेट से थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, तो फेरो भी अट्रैक्ट होगा लेकिन ज्यादा अट्रैक्ट होगा। पैरा की मान लो कोई वैल्यू 1 है तो फेरो की वही वैल्यू प्लस होगी लेकिन ज्यादा होगी। तो इस तरह का इनमें नेचर होता है। ठीक है, ये अगर याद है तो आगे वाला पढ़ना इजी है। अब बढ़ते हैं इनको इंडिविजुअली। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डायामैग्नेटिज्म, तो मैं बोलूंगा ये वो मटेरियल हैं जो वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेट से। मींस रिपेल तो होंगे, मैग्नेट जो है इनको रिपेल करते हैं, बट ये बहुत थोड़ा रिपेल होते हैं, वीकली रिपल्शन। और अगर इनमें मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस भी हो, ऐसे मटेरियल्स को तुम फील्ड में रखे इंड्यूस भी करवाने की कोशिश करो, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एंड इस तरह की प्रॉपर्टी को हम डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब आप क्वेश्चन बोलोगे क्या सर ऐसे कोई मटेरियल है? बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं। आपने बिस्मिथ का नाम सुना होगा, अच्छा आपका कॉपर का नाम सबने सुना होगा, यार कॉपर तो बहुत ज्यादा यूज होती है। सिल्वर, गोल्ड जो है, लेड जो है, इवन वाटर जो है वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। मरकरी वाटर आपका जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, NaCl है, जिंक है, एंटीमनी है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। देखो, इसमें कॉपर, सिल्वर, लेड, ये कुछ मेटल्स हैं, लेकिन सब मेटल्स आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, रिपेल भी होते हैं, जिनमें से ये कुछ एग्जांपल है। वही पैरामैग्नेटिक जो है वो डायमैग्नेटिक का बिल्कुल अपोजिट। देखो, यहाँ वीकली रिपेल की जगह वीकली अट्रैक्ट लिख दो। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत थोड़ा होते हैं, उनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। और वहीं एग्जांपल की बात करें इसकी, तो जो सोडियम है, मेटल है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आपका मैग्नीज है, टिन है, एल्यूमिनियम है, गैसेस की बात करें ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, ये पैरामैग्नेटिक है। और फिर आते हैं सबसे अच्छे वाले मैग्नेटिक मटेरियल, यानी पैरामैग्नेटिक प्रोब ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक के पास है फेरो के पास भी वही होगी, थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंट पे होगी। ठीक है, एक एडवांस लेवल पे। तो ये वीकली अट्रैक्ट होते थे, तो ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो वो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो आयरन, आयरन सबसे बेस्ट है, कोबाल्ट है, निकल है। ठीक है, कुछ अलॉयज है, जैसे आपने Fe3O4 आयरन का एक अलॉय है। ठीक है, एलनिको आपने सुना होगा, एलनिको भी एक अलॉय है। ऐसे बहुत सारे हैं जनरली। और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होते हैं जनरली। किसी भी डिवाइस की कोर बनानी हो तो फेरोमैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो उन सब में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज किया जाता है। तो चलिए, अब इनके बीच में डिफरेंस है कुछ, वो आपको देखना है। डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लास्ट ईयर्स की बात करें, सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन था, आपको डायग्राम गिवन था और उसमें से मटेरियल बताना है। तो अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड्स रहने वाली है, 2-3 इंक्लूडिंग दिस स्लाइड। सबसे पहली बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को कंटेन कर सकता है कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, म्यू दिख रहा है, ये म्यू एम ही है, ये आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू है। ठीक है, और आपको यहाँ पर म्यू आर दिखेगा, ये भी आपको पता है क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी है। और यहाँ पर एक चीज और दिख रहा होगा आपको, ये एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर को इंडिकेट करने के लिए किया गया है। तो डायामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं, तो रिपेल होते हैं तो इनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू है वो 0 से कम होता है और -1 से ज्यादा होता है। तो कुल मिला के बात करें तो इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होती है कहां से कहां, -1 से 0।
वहीं अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें, वैल्यू तो इसकी जो है वो पॉजिटिव होती है, और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक नहीं बोलूंगा, एक नंबर म्यू नोट, एक छोटा नंबर ऐसे बोल सकते हो कि वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। और वहीं फेरोमैग्नेटिक की वैल्यू आपके पास प्लस की होगी, लेकिन वो एक लार्ज नंबर होगा, ठीक है, ये जो भी नंबर है उससे बड़ा नंबर होगा। अब डायमैग्नेटिक की रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू आर जो है वो 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। अगर आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता है तो म्यू आर निकाल सकते हो। तो भाई इसका म्यू आर जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है, हाँ पॉजिटिव होता है लेकिन 0 और 1 के बीच में होता है। और इसका जो है वो आपका पॉजिटिव होता है लेकिन वो 1 से लेके एक कॉन्स्टेंट नंबर तक है। और यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, होती पॉजिटिव है ये। अब बात करें डायमैग्नेटिक मटेरियल की, तो म्यू नोट क्या आपको पता है, वैक्यूम की परमेबिलिटी, और म्यू है इसके अंदर वाली, तो इसके अंदर वाली कम वैल्यू हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, तभी तो अपोजिट में आता है, इसकी ज्यादा होती है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है म्यू और म्यू नोट के कंपैरिजन में। अब क्वेश्चन आता है भी ऐसा क्यों, डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है। हालांकि इसका बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ना ही हमारा एक्सप्लेनेशन डिटेल में है, बहुत बेसिक सी चीज आइडिया होना चाहिए। कोज क्या है भाई, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में, वो कुछ इस तरह से मटेरियल मूव कर रहे होते हैं कि जैसी फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट मूव करने लग जाते हैं, और मैग्नेटिज्म उसके अपोजिट आता है और थोड़ा आता है। वही पैरामैग्नेटिक की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पैरामैग्नेटिज्म के लिए। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से डोमेन्स बनती है। मैं ओवरऑल बोलूं तो बच्चों इस मटेरियल की अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन के अंदर पहले से अलाइन होते हैं। लेटर से इस तरह से आप देखो, तो मैं यहाँ पर सिंगल सिंगल नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पर पूरा ग्रुप दिखा रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर इधर एक पूरा ग्रुप है जो सेम डायरेक्शन में, यहाँ एक पूरा ग्रुप है, यहाँ एक पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को डोमेन बोलते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक में कुछ इस तरह की कहानी होती है, तो आपको डोमेन स्ट्रक्चर मिलता है जिस वजह से इनका मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले तीनों का ही डिफरेंशिएशन करना आई के बेसिस पे। आई है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, कितना सॉरी नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, ये वो है। तो भाई डायमैग्नेटिक में होता है लेकिन थोड़ा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होता है। पैरामैग्नेटिक होता है थोड़ा लेकिन पॉजिटिव होता है, इसके अपोजिट चलना है। फेरो में होगा और बहुत लार्ज होगा, प्लस में होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बिल्कुल आई के जैसा है, बिल्कुल जो आई है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो ची है वो आई के प्रोपोर्शनल है। अगर हम एच क्या करें, सेम अप्लाई करें या कांस्टेंट अप्लाई करें, तो ये डिटो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है। थर्ड, म्यू आर की वैल्यू की बात करें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। देखो बच्चों आई एच कर्व, ये टॉपिक लास्ट में है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एच क्या है, वो फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं, आई वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, ये वो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम आई और एच का ग्राफ बनाते हैं बच्चों, आई और एच का, तो ये जो ग्राफ है जनरली ये नीचे की तरफ मिलता है, ठीक है, आपको नेगेटिव स्लोप ये इंडिकेट करता है, कुछ ऐसा समझ सकते हो, ये नेगेटिव इंडिकेट करता है। हाँ डिपेंडेंसी लीनियर है इन दोनों की, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक में हमें पता है आई की वैल्यू स्मॉल होती है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ जाता है। इसका जो है लाइन कर्व होता है लेकिन जाएगा ऊपर की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेम्परेचर पे जो है ससेप्टिबिलिटी का डिपेंडेंस। अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो इसका ससेप्टिबिलिटी काफी कम है और हमें पता है नेगेटिव है, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी टेम्परेचर की पावर 0 पे डिपेंड करता है। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, ठीक। इससे पहले कौन सी थी, इससे पहले ये वैल्यूज वाली थी, ये वाली, ठीक है, इसके बाद ये वाली अभी जो मैं बता रहा हूँ। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ भी बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस। वही अगर पैरामैग्नेटिक की बात करें, भाई पहले से ही स्मॉल और पॉजिटिव होती है, हाँ ये डिपेंड करती है और इनवर्सली डिपेंड करती है, ठीक है। जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली डिपेंड करती है। इस चीज को हम बाद में क्यूरी लॉ भी बोलेंगे। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ तो इस तरह से मिलता है। वही फेरोमैग्नेटिक भी पैरा की तरह काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है बच्चों, ठीक है। क्या है भाई, इसका ससेप्टिबिलिटी हमें पता है लार्ज है, पॉजिटिव है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। इस केस में हम जो लॉ डिफाइन करते हैं बच्चों, वो क्यूरी वेस्ट लॉ डिफाइन करते हैं। यहां पर एक अलग चीज होती है, देखो फेरोमैग्नेटिक के अंदर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं ससेप्टिबिलिटी कम होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि फेरोमैग्नेटिक पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, एंड उस टेम्परेचर को हम जनरली क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये टीसी देख रहे हो, ये क्यूरी टेम्परेचर है। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब फेरो पैरा में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर जो लो है, क्यूरी लो बदल के क्यूरी वेस्ट लो हो जाता है, वो होता है ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
कोई गिवन टेम्परेचर माइनस क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। डिपेंडेंसी की बात करें, ग्राफ थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है, ठीक है, पहले खाली रहता है फिर आगे से स्टार्ट करना है। यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है, यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू है, और ये जो टेम्परेचर है बच्चों ये हमारा क्यूरी टेम्परेचर है, ठीक है। इसके जो बाद है ये पैरामैग्नेटिक वाला ही ग्राफ है, इससे पहले वो है जब फेरो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, पैरा के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अगेन इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों आपका सैंपल पेपर में भी और पीवाईक्यू भी बना हुआ है। जैसे ही हम इन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होता है, जब एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको रिपेल करती है, मतलब उसके अंदर से बहुत कम पास होती है, देखो जनरली बाहर जा रही है। वही अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो कुछ लाइनें उसके अंदर से पास होंगी, और अगर वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ज्यादातर लाइनें उसी के अंदर से ही पास होगी। तो शायद ये प्रॉपर्टी आपको पता हो, तभी तो कोर जो होती है, चाहे जनरेटर का कोर है, चाहे मूविंग कोयल कैनोमीटर का है, जहां पर भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो वहां फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं, क्योंकि अगर आसपास जो भी फील्ड होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्हीं के अंदर से पास होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है, मैं आगे प्रैक्टिस करवा दूंगा। बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब एक तरफ फील्ड ज्यादा एक तरफ कम है। जैसे अब इस डायग्राम में देखें तो ये जो पोल है यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो बीच वाले रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होता है बच्चे, डायमैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स जो है वो हमेशा याद रखना कहां से कहां लगता है, वो लगता है स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन में, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेटर से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए आपको इस तरह से पोल दे रखे हैं, तो यानी जो बीच वाला रीजन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, वीक है, इधर भी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक मटेरियल रखा। अब एक कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड रखा, लेकिन ये लिक्विड किसका है, ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का है। अब आप बताओ, यहाँ पर बीच में फोर्स लगा, साइडों में भी फोर्स लगना है। अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लीजिए एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इधर है स्ट्रॉन्ग फील्ड और यहाँ पर है वीक फील्ड, दोनों रिपेल करना है। आपको पता है डायमैग्नेटिक को रिपेल करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड इसको इधर रिपेल करता है F1 फोर्स लगा के, वीक फील्ड इसको इधर रिपेल करता है F2 फोर्स लगा के, लेकिन ज्यादा फोर्स कौन सा होगा, F1 वाला ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा F2 से। तो क्या होगा, ये मटेरियल ओवरऑल जो है इधर मूव कर जाएगा स्ट्रॉन्गर से वीकर। अब बीच में जो रीजन है वो स्ट्रॉन्गर है, साइडों में वीकर है, तो आप देखोगे लिक्विड थोड़ी देर बाद इस कंटेनर में कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। बीच वाले पोर्शन से लिक्विड कम हो जाता है, साइडों में ज्यादा चला जाता है, क्योंकि जो लिक्विड है डायमैग्नेटिक है वो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करता है, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आप ऐसा बन जाएगा। तो मैं अगर बात करूं तो फोर्स कहाँ लगता है, स्ट्रॉन्ग टू वीक वाले रीजन में। इसका उल्टा है बच्चे इन दोनों में, ठीक है। यहाँ पर वीकर सेक्शन से स्ट्रॉन्गर की तरफ है, तो इस तरह से था, बीच में इकट्ठा हो गया, इसमें एकदम बीच में इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से। मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम बात करें सिंगल एटम की, तो एटम्स जो है इसके अंदर उनके पास कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। इनके अंदर भी जो है एटम्स है उनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, बट ओवरऑल जीरो होता है। और यहाँ पर इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनको याद हो थोड़ी देर पहले हम डोमेन्स नाम दे रहे थे। अगर हम क्या करें बच्चों, एक रोड है वो या तो हमारा डाया, पैरा या फेरो, इनमें से किसी मटेरियल से बनी है और हमने मैग्नेट के बीच में सस्पेंड किया, तो जैसे ही तुम एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की रोड को फील्ड में रखोगे तो वो एकदम वर्टिकली हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से रिपल्सिव फोर्स लगता है, ऐसा हो जाता है। वही पैरामैग्नेटिक की रोड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, और फेरोमैग्नेटिक उसी इंस्टेंट पे एकदम से अलाइन हो जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइनें बीच में से पास होनी है, या कम से कम लाइनें पास होनी है, कम से कम तभी होगी जब ये वर्टिकल हो। देन कितना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हुआ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पर, आपको पता है इसमें m जो है बहुत कम इंड्यूस होता है, इसमें होता है लेकिन थोड़ा होता है, दोनों का बराबर होता है, और इसमें m बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, फर्क क्या है, इसमें m जो है h के अपोजिट होता है, इसमें m h और सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसमें m और h सेम डायरेक्शन में होते हैं। एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई दो दो तीन तीन याद रख लो, मेन फेरोमैग्नेटिक के जरूर याद रख लेना आप। चलिए क्वेश्चन आ गया हमारा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 से कम है। भाई 0 से कम का मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू किसके लिए होती है, डायमैग्नेटिक के लिए होती है, तो आपका ऑप्शन आ गया डायमैग्नेटिक। तो चलिए चेक करते हैं आंसर इसका, आपका ए ऑप्शन। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर था, शायद लास्ट ईयर का कुछ ऐसा क्वेश्चन था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, उसमें दो स्पेसिमेन रखे हैं एक्स और वाई, ठीक है। आपको उनको पहचानना है कि वो कौन से हैं। देखिए एक्स और वाई का पहले तो नाम बताना है। अब आप अगर जरा देखें, एक्स के अंदर से लाइन थोड़ी पास हुई है और ये दूर जा रही है, रिपेल हो रही है ना। अगर रिपेल होती है तो तुम्हें पता होना चाहिए डायमैग्नेटिक है, तुम्हारा एक्स जो है वो डायमैग्नेटिक है। अच्छा, अगर अंदर से एक ही जा रही होती लेकिन ऐसे पास की तरफ दिखा रहा होता तो हम मान लेते हैं क्या है हमारा, वो पैरामैग्नेटिक है। लेकिन इसमें देखो सारी अंदर से नहीं जा रही, थोड़ी जा रही है लेकिन अट्रैक्ट हो रही है, तो हमारा ये जो हुआ वाई वो क्या हुआ, हमारा पैरामैग्नेटिक हुआ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। बाद में बोला बताओ रीजन क्या है, ये बिहेवियर क्यों शो कर,
तो आपको पता है जो भी रीजन है हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी के बेस पे बताते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी एक चीज को बोल सकते हो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू या ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। अगर मैं ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बोलूं तो बोलूंगा डाया वाली की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है और नेगेटिव होती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है लेकिन वो पॉजिटिव होती है। या फिर आप म्यू आर की वैल्यू बता सकते हो, म्यू आर इसका भी बता सकते हो। इसकी वैल्यू जो है 0 से लेके 1 होती है, स्मॉल होती है। और इसकी वैल्यू आप बोल सकते हो 1 से लेके कोई कांस्टेंट है 1 प्लस एप्सिलॉन वहां इसके बीच की होती है। ओके, ये आंसर दे रखा, आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहते हैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको इंसर्ट किया एक करंट कैरिंग सोलेनोइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का क्या हो जाएगा। यार एक सिंपल सी बात है, एक सोलेनोइड खाली था, उसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। अब एक सोलेनोइड के अंदर आपने आयरन का पीस रख दिया, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एन आई, और यहाँ वाला मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई, बढ़ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से, ये दे रखा है। ओके, वैसे तो ये हमने इनडायरेक्टली पढ़ लिया क्यूरी लो और क्यूरी वेस्ट लो। देखो क्यूरी लो जो है वो हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लगाते हैं, डाया जो होते हैं वो इसको ओबे ही नहीं करते इस लो को, पैरा वाले ये जो है इस लो को ओबे करते हैं। इस लो के अकॉर्डिंग एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम पे वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगा। यानी अगर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को तुम हीट अप करोगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ची जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसको हटाएं कांस्टेंट आता है सी, इस सी को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कहानी लिख रखी है, पैरामैग्नेटिज्म खत्म होता जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। फेरोमैग्नेटिक ओपन नहीं करते, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट है फेरो के लिए कौन सा है, तो फेरो के लिए आता है बच्चों क्यूरी वेस्ट लो। तो सबसे पहले ये समझो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले फेरो जो है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोल देते हैं क्यूरी टेम्परेचर। फिर जैसे फर्दर टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस करता जाता है, पैरामैग्नेटिज्म खत्म होता जाता है, वो डाया में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ससेप्टिबिलिटी जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टी माइनस टी सी के। टी यहाँ पर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है और सी उसका क्यूरी टेम्परेचर है। इसको भी हटाएं, कांस्टेंट आता है जिसको क्यूरी कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर बता दिया, वो टेम्परेचर जब एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, कब होता है तो मैं बता दिया। जैसे एग्जांपल के लिए जो निकल है वो बिहेव करता है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जैसे टेम्परेचर उसका 358 डिग्री सेल्सियस होता है, अदरवाइज निकल जो है वो एक आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब करते हैं 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग है जो कि डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक सीबीएसई के क्वेश्चन को करते टाइम एक आपको टॉपिक करवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। क्या कहा गया, आपसे बोला गया कि परमिबिलिटी मटीरियल की गिवन है, आपको म्यू आर गिवन है 0.9, आपको मटीरियल बताना है। तो भाई ससेप्टिबिलिटी आपकी क्या होती है, म्यू आर में से मैं 1 माइनस कर दूं, है ना, तो 0.9 में से 1 माइनस करते ही माइनस का 0.1 आया। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 किसकी होती है, डायमैग्नेटिक की, तो इसका आंसर आया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक कितनी होती है, भाई अभी तो बात की स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है, तो सी आंसर इसका आ गया। ओके, ये दोनों दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे बोला ससेप्टिबिलिटी सुपर कंडक्टर्स की। अब कहानी है कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो मैं बता दूं सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को बोलते हैं, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती, वो रिपेल करते हैं, और डायमैग्नेटिक भी रिपेल करते हैं। तो सुपर कंडक्टर जो है वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अगर वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक है तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो कम से कम हो, आपको पता है 0 और 1 के बीच में होती है माइनस की, तो सबसे कम -1 होता है, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो क्यूरी लो इज ओबेड बाय, क्यूरी लो ओबे कब होता है, एट ऑल टेम्परेचर, भाई सब पे तो नहीं होता, बिलो द क्यूरी टेम्परेचर नहीं, उससे ज्यादा पे होता है, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर के बाद आपको पता होगा कि जो मटेरियल है वो अपना पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कम करता है। अब ऐसा क्यों, सुनो, क्यूरी टेम्परेचर का मतलब है क्यू एम जो है वो टी के इनवर्सली, और ये कौन फॉलो करते हैं, पैरामैग्नेटिक फॉलो करते हैं। और अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल कब मिलते हैं, जब क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर हो जाए, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर पे तो फेरो जो है वो पैरा में बदलेगा, तब उसके बाद वो क्यूरी लो को ओबे करेगा ना, तो इसका मतलब आंसर नंबर बी इसका सही होगा। चेक करें, ठीक है आंसर।
चलिए नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है बच्चों, ये डायरेक्टली टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर गलती से भी बन जाए तो हम उसको इजीली अटेम्प्ट करते हैं। सो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, देखो हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, किसी का एक का आगे निकलना दूसरे का पीछे रहना। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है? देखो हम बात करेंगे, एक मटेरियल लेंगे सबसे पहले जिसको हमें मैग्नेटाइज करना है, हम फिर उस पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई करेंगे, इसकी कुछ इंटेंसिटी आ जाएगी I, और इसका भी अपना एक फील्ड सेटअप हो जाएगा लेटर से B। फिर हम क्या करेंगे, हम इस H और B का ग्राफ प्लॉट करेंगे। कब? हम इस H को इंक्रीज करेंगे तब ग्राफ प्लॉट करेंगे, H को डिक्रीज करेंगे तब ग्राफ प्लॉट करेंगे, H की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तब ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब फिर लास्ट में बढ़ेंगे इसका फायदा क्या है, ठीक है। अच्छा, इस हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है? आगे पीछे होना, लैगिंग बिहाइंड होना। तो जब एक मटेरियल का एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उस पर जैसे जैसे हम H अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट बढ़ने लग जाता है। तो जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ इस तरह से फॉलो करता है और ग्राफ यहाँ पहुंच जाता है। और जैसे ही हम वापस क्या करते हैं, H को डिक्रीज करते हैं, आप देखोगे ये वैल्यू वापस यहाँ आ जाती है। यानी ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, हमने H को तो जीरो कर दिया, हमने जो फील्ड अप्लाई कर दिया था वो हटा दिया, फिर भी उस मटेरियल के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड बच गया Br जिसको बोला, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। कि जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज किया था फेरोमैग्नेटिक का, उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा था, और जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करते हैं, यानी हम H को जीरो कर देते हैं, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड यानी जैसे Br है वो बच जाता है, और इसी चीज को रिटेंटिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी इंडिकेट करता है कि भाई मटीरियल जो है, जैसे आयरन का मटेरियल है, हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा के हटा दी तब भी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है, ये रिटेंटिविटी इंडिकेट करता है। अब क्या क्या, H को अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए, और कब तक लेके गए? जब तक B जीरो नहीं हो जाता। तो इतना नेगेटिव में हमने H को अप्लाई किया जिससे जाके B जीरो हो गया, इस चीज को बोलते हैं कोरोसिविटी। कितना नेगेटिव में हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना पड़ेगा ताकि जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो जाए। Br को जीरो करने के लिए हमने जो H अप्लाई किया वो आपका कोरोसिविटी को इंडिकेट करता है। कोरोसिविटी बताता है कि जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी देर तक चलेगा, या जो बचा हुआ फील्ड है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है। परमानेंसी को इंडिकेट करती है कोरोसिविटी। रिटेंटिविटी टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड को करती है, भाई एक टाइम पे कितना बच गया ये रिटेंटिविटी बता रहे हैं, लेकिन वो बचा हुआ कितनी देर तक रहेगा वो आपकी कोरोसिविटी से पता लगती है, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूं। और पूरा अगर ग्राफ बनाते हैं, मींस पूरे साइकिल के लिए H को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, माइनस में इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, पूरे साइकिल के लिए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है बच्चों। एक लूप बनता है, इसको हिस्टेरिसिस कर्व बोल देते हैं, ठीक है। इस हिस्टेरिसिस कर्व में ये बच्चों जो है वो आपका रिटेंटिविटी इंडिकेट कर रहा है, ये कोरोसिविटी इंडिकेट कर रहा है, ये अपोजिट साइड में रिटेंटिविटी और कोरोसिविटी को इंडिकेट कर रहा है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है बच्चों? ये Br जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, जब हमने H जीरो कर दिया, जो फील्ड बच गया उसको हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी या रेमिनेंस बोल देते हैं इस चीज को, ठीक है। और कोरोसिविटी जो ये वैल्यू हुआ करती थी H की वैल्यू, ठीक है, जब हमने Br को जीरो कर दिया तब जो H की वैल्यू है उसको हम जनरली कोरोसिविटी बोल देते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस, जब एक मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, उस पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जब हटाते हैं वो धीरे धीरे खत्म भी होता रहता है, ठीक है। बार बार जब ये करते हैं, किसी को मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, उस केस में बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट कर देता है वो स्पेसिफिक या वो मटेरियल, तो उसको हम हिस्टेरिसिस लॉस बोल देते हैं। और उस हिस्टेरिसिस लॉस को अगर कैलकुलेट करना है तो जो ये कर्व बना इस तरह से, हमने यहाँ पर I और यहाँ पर H दिखाया या BH जो कर्व है, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना था। तो इसका ये जो एरिया है, ये एरिया आपको हिस्टेरिसिस लॉस को बताता है कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लॉस हो रही है। ये कुल मिला के बोलो, जिसका एरिया ज्यादा होगा ये वाला, वो उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस करता है पर यूनिट वॉल्यूम। हर मटेरियल का ये जो ग्राफ है IH कर्व या BH कर्व, सबका अलग अलग बनता है। आयरन का अलग है, स्टील का अलग है, कोबाल्ट का अलग है, हर मटेरियल का अलग अलग है। इस कर्व को बना के हम उसकी स्टडी कर सकते हैं कि कौन मटेरियल कितनी देर तक मैग्नेटिज्म अपने अंदर मेंटेन रखता है। ये मैथमेटिकली अपने नहीं करना, थर्ड पार्ट इसका। अब इसके बेसिस पे हमने मटेरियल को क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरी में, हार्ड और सॉफ्ट। ये फेरोमैग्नेटिक के टाइप है, ध्यान रखना, ये हम फर्दर फेरोमैग्नेटिक में पढ़ रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक में तो हमने देखा जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बने, पतला सा, ठीक है। और इसमें क्या देखो आप, रिटेंटिविटी कम है और कोरोसिविटी भी कम है,
और वहीं अगर इसकी बात करें, रिटेंटिविटी भी ज्यादा, कोरोसिविटी भी ज्यादा। ठीक है, इस मटेरियल को सॉफ्ट बोलते हैं जिसमें रिटेंटिविटी कोरोसिविटी कम हो। इसका हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होता है। अगर आप देखो इसका जो एरिया है काफी कम है, यानी इस मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे तो एनर्जी लॉस बहुत कम होगी। इसलिए इस मटेरियल को हम यूज करते हैं जनरली कोर बनाने के लिए, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर की हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या ट्रांसफार्मर हो, हमें उसमें मैग्नेटिज्म परमानेंट नहीं चाहिए होता, टेम्परेरी होता है। जब करंट जाता है तो मैग्नेटिज्म मिल जाएगा हमें, बिल्कुल अच्छा है, परमानेंसी की कोई चिंता है नहीं, रिटेंटिविटी या कोरोसिविटी हमें ज्यादा नहीं चाहिए। बट हमें ये चाहिए कि एनर्जी लॉस कम हो, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन इसका एग्जाम्पल है, किसका? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का। वही हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी रिटेंटिविटी ज्यादा, कोरोसिविटी ज्यादा, इनका एरिया अगर आप देखो ये भी ज्यादा, यानी एनर्जी लॉस ये भी ज्यादा करेंगे। लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इनका ये चीज ज्यादा होती है बच्चों, इसका मैग्नेटिज्म खत्म करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। एग्जाम्पल ऐसे स्टील और एल्निको, जनरली जो परमानेंट मैग्नेट है वो इनसे बनती है। मैग्नेटिक शील्डिंग, देखो शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन। किससे? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मुझे किसी चीज को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, लेट अस से मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, अब बाहर रखिए तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है, लेट अस से मुझे उसको उससे प्रोटेक्ट करना है, हम चाहते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको ना मिले, तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे क्लास आपने 12th चैप्टर नंबर 1 में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा था, वैसे ही तो हम क्या करते हैं, जनरली किसी भी चीज को सॉफ्ट आयरन के अंदर रख लेते हैं, सॉफ्ट आयरन रिंग के अंदर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सारा फील्ड इसके अंदर से पास हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए रिंग है तो ये आयरन का बना है, इतनी इतनी जगह से फील्ड पास हो जाएगा, बीच में से फील्ड पास नहीं होगा, तो अंदर वाला रीजन सेफ होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइन आप देखोगे कि रिंग के अंदर से पास हो जाएगी, कोई भी अंदर जगह इस जगह से नहीं जाएगी, तो अंदर वाला जो रीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड से बच जाएगा। इसी फिनोमेना को मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या शील्डिंग बोलते हैं। तो जो बहुत ज्यादा कॉस्टली रिस्ट वॉच होती हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हमें एक्सटर्नल फील्ड से बचाना होता है, उसको जनरली सॉफ्ट आयरन के केस में रखा जाता है। ठीक है, रिस्ट वॉच में भी देखा होगा, पीछे पीछे एक मेटल का केस होता है, एक ऊपर आयरन का रखा होता है। ठीक है, अच्छा, सुपर कंडक्टर्स की एक बहुत अच्छी बात क्या है, सुपर कंडक्टर को भी जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे ये कोई सुपर कंडक्टर मटेरियल है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी बच्चों उससे रिपेल हो जाती है, उसके अंदर से एक भी लाइन नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि सुपर कंडक्टर जो है हमारा वो एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? परफेक्ट डायामैग्नेटिक। इस इफेक्ट को हम माइजनर इफेक्ट बोलते हैं। क्या? कि एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक या सुपर कंडक्टर के अंदर से फील्ड पास नहीं होता, सारी लाइनें बाहर से जाती है, माइजनर इफेक्ट। अच्छा, आपको पता है सुपर कंडक्टर की रिलेटिव परमेबिलिटी जो है म्यू आर वो 0 होती है, वहीं इसकी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है, यानी ये एक परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटीरियल है। ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दी इसकी ची की वैल्यू और म्यू आर की वैल्यू। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या? टेम्परेरी मैग्नेट होता है। देखिए, करंट पास करे मैग्नेटिज्म मिल जाएगा, करंट बंद करो मैग्नेटिज्म खत्म। देखो, आपको पता है कि भाई एक सोलेनोइड है वो एक बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो सोलेनोइड आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हो। लेकिन अगर उसी को मैं सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट दूं तो मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और आपको पता है सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो देखो, आप म्यू नॉट एन आई को कैसे चेंज कर सकते हो? एन आई तो है प्योरली इसकी नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर कोर रख दोगे तो ये फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तब हम उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देंगे। ये टेम्परेरी होता है क्योंकि जब तक करंट है मैग्नेटिज्म है। तो जनरली बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर की हम आयरन के ऊपर या यू शेप में भी बना सकते हैं वाउंड करके। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसमें सिर्फ ये बताना था कि सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, ये वैसे लास्ट जगह भी लिखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत जगह यूज होती है, इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक लॉक्स में, टेलीफोन डायफ्राम्स में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ चला गया उसको पता लगाने, जैसे एमआरआई मशीन है उनके अंदर, बहुत सारी क्रेन्स के अंदर चीजों को लिफ्ट करने के लिए हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के और ये हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हाँ, सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चन करेंगे, तब एक टॉपिक मैं और करवाऊंगा आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला वो। ठीक है, वो चाहो तो आप चैप्टर 4 में भी कर सकते थे, वो मैंने इसमें वो इंक्लूड कर दिया है। देखो, दो मटेरियल है ए और बी, उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दोनों की गिवन है, ए और बी की, उनको आइडेंटिफाई करना है। भाई अगर ये देखो ससेप्टिबिलिटी आपकी 1 से कम है और अगर इसके लिए चीएम निकालोगे भी तो वो नेगेटिव मिलेगा, तो यानी ये आपका डायामैग्नेटिक है। और अगर देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 है और चीएम भी जो है वो काफी ग्रेटर देन 1 मिलेगा आपको, तो यानी ये एक आपका फेरोमैग्नेटिक है। देखो, अगर ये वैल्यू 2, 3, 4 होती तो हम पैरा लिख देते, लेकिन ये 500 है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये आंसर आपका दे रखा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, मटेरियल बताना है बच्चों। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी चीएम की वैल्यू आपको नेगेटिव में दे रखी है, तो भाई समझ जाओ नेगेटिव देना का मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, ओके।
चलिए डायमैग्नेटिक है, एक डायग्राम और आपका ये PYQ क्वेश्चन है, 2008 में आया था, हालांकि बहुत पुराना लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये I और H का ग्राफ है, आपसे बोला कि इसमें आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का अप्लाइड फील्ड के साथ वेरिएशन दे रखा है, आपको A और B मटेरियल बताना है। अब देखो जरा कि A और B में से H बढ़ाने पे B में I ज्यादा आ रहा है, तो यानी B ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है और दोनों का स्लोप ऊपर है, तो यानी ये दोनों ही हमारे पैरा या फेरो है, जिसमें बी जो है इसका जो GM है वो ज्यादा है किसका, बी का, किससे, ए वाले में से, ठीक है। अच्छा, दोनों में से लार्जर ससेप्टिबिलिटी किसकी है, व्हाई डज द मटेरियल बी हैव अ लार्जर, मैं तुम्हें बता चुका हूं क्यों है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, आप क्यूरी लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी जो है वो टी के इनवर्सली होती है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी प्योरली किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। ओके इनमें डिफरेंशिएशन बताना है डाया पैरा के अंदर, बिल्कुल इजी है, ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे, परमेबिलिटी के बेसिस पे और कोरोसिविटी के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या होता है जब इनको फील्ड में रखते हैं, तो ये प्योरली आपका डायग्राम बेस्ड है, आपको याद होगा डायमैग्नेटिक के अंदर से एक आधी लाइन दिखानी है, बाकी रिपेल करवानी है, इसके अंदर से भी एक आधी दिखानी है लेकिन बाकी अट्रैक्ट करवानी है। एक क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव व्हेन इट इज कूल्ड टू अ वेरी लो टेम्परेचर, कैसा बिहेव करते हैं, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, देखो ये टेम्परेचर के इनवर्सली होता है, अगर टेम्परेचर को कम करोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें बढ़ती जाएगी पैरामैग्नेटिक के अंदर। एक्स का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, अगर आपने बताना है वो जिनका ये, अरे ये तो इजी है तुम खुद कर सकते हो, ठीक है, आंसर दे रखा है। अब वो क्वेश्चन जो सीबीएसई सैंपल पेपर में है, इस साल सैंपल पेपर में आपको कोई इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे, आपके 1 मार्क के ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 सैंपल पेपर में वो इसी चैप्टर से बिलोंग करता है। आपसे कहा गया कि रिलेटिव परमेबिलिटी सब्सटेंस की एक्स जो है वो थोड़ी सी कम है यूनिटी से, तो रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर की वैल्यू की बात करें बेटा वो 1 से कम है, ठीक है। दैट ऑफ सब्सटेंस वाई, अगर वाई की बात करें तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, तो भाई अब तो इजी है, अगर इसकी 1 से कम है तो ससेप्टिबिलिटी तो नेगेटिव में चला जाएगी, तो यानी हमारा ए जो है वो हमारा डायामैग्नेटिक है, बी हमारा जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर दे रखा है, ये टॉपिक है जिसको हमें करना है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। वैसे मैंने मल्टीपल टाइम बताया है लेकिन डेरिवेशन नहीं किया। भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो उसका मोशन भी करंट लूप की तरह है, अगर ऐसा है तो ये भी एक छोटे डायपोल की तरह है, तो डायपोल मूवमेंट बताओ। अब डायपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। एरिया ऑफ लूप तो चलो इजी है, पाई आर स्क्वायर लिखा हो गया। करंट निकालना है तो करंट को क्या मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय टाइम निकाल सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप टाइम पीरियड निकालोगे, सबसे मेन काम यही है। अब सर्कुलर मोशन में लेटर से इलेक्ट्रॉन की इस इंस्टेंट पे स्पीड v है, तो क्या स्पीड को मैं टोटल डिस्टेंस यानी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बाई टी लिख सकता हूं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से t आया 2 पाई आर डिवाइड बाई v, मैं वहां t की वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर ही देता हूं बच्चों, तो ये हमारा बना e डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू वी इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर, ये हमारा m आया। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, हाफ ई वी, पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ई वाई इंटू आर, आर भी एक कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो m का फॉर्मूला बना यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, वो बना हाफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहे हैं, रेडियस और उस ऑर्बिट की जिसके अंदर वो रोटेट कर रहे हैं। चलिए मैंने इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दिया बच्चों 1। अब क्या ये फॉर्मूला यहां तक ठीक है? ठीक है, ये फॉर्मूला सही है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है v और r, क्योंकि ऑर्बिट की वेलोसिटी और ऑर्बिट की रेडियस डिपेंड करता है कि ऑर्बिट कौन सा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और मोर स्पेसिफिक करूं तो मुझे पता है बोहर का सेकंड मॉडल यूजिंग बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, जिसको कि हम क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट क्या था? उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो स्टेशनरी है, तब उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए h बाई 2 पाई के। यहाँ n ऑर्बिट है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h प्लांक कांस्टेंट है। हम L को mv इंटू आर भी लिख सकते हैं, तो ये बना mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। अब मुझे इसका यूज करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इन इक्वेशन नंबर 1 जो हम m कैलकुलेट कर रहे थे कैपिटल, वो था हाफ ई, वी आर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्या मैं वी आर की वैल्यू पुट करूं तो ये एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम बन गया। कुल मिला के एम का जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो बना एन टाइम एच इंटू ई डिवाइड बाई 4 पाई एम। सो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ
ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन NH ऑर्बिट। ये किसी NH ऑर्बिट के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में तुम N को देख रहे हो। चलो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि यहां पर इस केस में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालो फॉर बोहर्स ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट का मतलब कि हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, n को 1 पुट कर दो। चलिए जब मैं n को 1 पुट करता हूं तो m की वैल्यू आती है, उसको मैं लिखूंगा 1 EH, मतलब HE को आगे पीछे लिख सकते हो 4 पाई इंटू m, और ये जो वैल्यू आई वो आई बच्चों EH बाई 4 पाई m, और इसको हम म्यू b यानी इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटन। क्या है बोहर मैग्नेटन? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसी को बोहर मैग्नेटन बोलते हैं। यानी n को 1 पुट करने से तो आया, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसी को बोहर मैग्नेटन बोला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। वैसे ये मेन डेरिवेशन हो गया, अब इसकी थोड़ी वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी अभी हमने जो एक जनरल फॉर्मूला बनाया m का NH ऑर्बिट के लिए, तो वो फॉर्मूला बना था NEH बाई 4 पाई m, ये फॉर्मूला बना ना हमारे पास। सो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट का भी लिखा था मैंने अभी, फर्स्ट ऑर्बिट यानी जब हम उस m1 की बात कर रहे हैं उसको मैं म्यू b लिख रहा हूं, या इसको स्मॉल m b लिख सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है EH, m तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मास वाली टर्म है, उससे हम कंफ्यूज ना आए, तो इसको EH बाई 4 पाई m लिख देता हूं। ठीक है, और अगर आप यहाँ m लिखना चाहो तो यहाँ ME लिख देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, कंफ्यूज मत होना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। तो मैं इस हर जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ, पूरे डेरिवेशन में जहां जहां हमने m लिखा है वहां हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो नहीं है, तो चलिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, तो ये हमारा बोहर मैग्नेटन होता है। अच्छा, एक छोटा सा टर्म और है, अगर हम क्या करें, इस म्यू को बोहर मैग्नेटन को L से, एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड करें, इस रेशो को कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं आया हुआ, एक आधी बार आया हुआ है। ठीक है, इट इज अ रेशो ऑफ म्यू एंड एल की। अगर हम बात करें इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम सोल्व करें बच्चों इन दोनों की वैल्यू निकाल के, तो ये आता है 8.8 इंटू 10 कूलम पर कूलम। हमें हालांकि वैल्यू नहीं निकालनी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, बोहर का मॉडल हम पोस्टुलेट की बात कर चुके हैं, ये कैपिटल M है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं nth ऑर्बिट का, ये वही फर्स्ट ऑर्बिट में पुट किया। ये हमारा जो है म्यू b यानी बोहर मैग्नेटन का वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो बच्चों आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसको 1 BM बोहर मैग्नेटन 1 BM इसी चीज को बोल देते हैं। तो एक्चुअल में 1 BM जो है, या जो म्यू b है, वो किसको बोला हमने? ये बोला EH बाई 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसकी वैल्यू आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। चलिए इसके एक दो पॉइंट हैं, देखिए एनी चार्ज अगर कोई भी, चाहे प्लस हो माइनस हो, इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, सर्कुलर मोशन में है तो भाई उसका पक्का मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही होगा उसके साथ, उसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास भी अपना इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 BR बोहर मैग्नेटन। BR मतलब बोहर मैग्नेटन। तीसरा पॉइंट पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये CBSE सैंपल पेपर में गिवन है, ये बिल्कुल इसी टॉपिक पे जो हमने अभी पढ़ा। एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L गिवन है, आपको कहा कि वो न्यूक्लियस के अराउंड अगर मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल M से लिख रहे हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है NEH अपॉन 4 पाई इंटू M। इसमें कहीं पर भी तुम्हें L नहीं दिख रहा तो मुझे L की टर्म में लिखना है, तो क्या मैं L जो है उसको MVR या जिसको NH अपॉन 2 पाई लिखता हूं? यस और नो? बिल्कुल सर लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो NH दिख रहा है तो मैंने NH को अलग कर दिया, तो E को मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, 4 पाई को मैंने 2 पाई लिखा और 2M मैंने इसके साथ लिख दिया। ठीक है, ये मैंने इसी से सेपरेट किया क्योंकि इस पूरी चीज को मैं L लिख सकता हूँ, तो ये आया L मल्टीप्लाई बाई E बाई 2M। तो क्या कोई ऑप्शन है जिसमें L मल्टीप्लाई बाई E डिवाइड बाई 2M हो? तो भाई ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो हमारा A इसका आंसर है। ठीक है, A आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सैंपल पेपर में अगेन गिवन है, ये उस सैंपल पेपर की बात करें जो दूसरी बार लॉन्च किया CBSE ने। दूसरा आपसे बोला एक रोड है जिसको सस्पेंड किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो अपने आप को अलाइन कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। भाई इतना सुनते ही मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ये तो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि वही तो परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर पैरा होता या फेरो होता तो अलोंग हो जाता वो। ठीक है, अगर ये डायामैग्नेटिक है तो पक्का इसका जो एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा। तो यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।
शायद इसमें ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन स्पेयर में है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ताकि ओवरऑल जो है इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो जाए एटम का। तो फर्स्ट ठीक है, पी सही है। द रोड इज अट्रैक्टेड व्हेन टेकन नियर द पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डायमैग्नेटिक रिपेल होता है तो अट्रैक्शन वाला नहीं होगा, ये गलत बोल रहा है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड इज स्लाइटली लेस देन 1, हाँ ये ठीक है, क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए जो म्यू आर है वो लेस देन 1 ही होता है, तो आर भी ठीक है। तो पी और आर दोनों ठीक है। एस को चेक करते हैं। ससेप्टिबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, नहीं बच्चों, क्यूरी लॉ को पहली बात तो ये ओबे ही नहीं करता, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी जो है जो डिपेंड करती है टेम्परेचर की और जीरो पे, तो ये भी गलत है। तो कुल मिला के पी और आर जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चेक करते हैं आंसर को, जी पी एंड आर। क्वेश्चन नंबर 7 जो सैंपल पेपर में था, हालांकि ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, लेकिन इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। इधर एम्पियर सर्कुलर लॉ की स्टेटमेंट है, इधर बायोसॉर्ट्स लॉ की। आपको बताना है कौन सी ट्रू है दोनों में। कंसीडर्स द नेट करंट पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया, बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा होगा शायद, इस तरह से लिखा जाता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट होता है यहाँ। कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंडक्टर, हाँ हम एक एलिमेंट के लिए निकालते हैं, ये भी ठीक है, यानी पी वाली कहानी बिल्कुल ठीक है। चलो क्यू को चेक करते हैं। एप्लीकेबल ओनली फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट वायर, नहीं, हम लूप के लिए निकाल सकते हैं, सोलेनॉइड के लिए कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं यार, यानी ये गलत बोल रहा है, क्यों गलत है। एप्लीकेबल ओनली ये भी गलत है, फिर स्ट्रेट वायर नहीं कर्व के लिए निकाल सकते हैं। इज सिमिलर टू गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ ये बोल रहा है बिल्कुल, गोस थ्योरम जैसे होता था आपका ई डॉट डी ए जो था वो हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, बिल्कुल उसके जैसा ही है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। सिमिलर टू कूलम, ये भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। एप्लीकेबल फॉर द डायरेक्ट करंट, डीसी के लिए होता है सिर्फ, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, एसी के लिए भी हो सकता है, ये भी गलत है। तो सिर्फ पी एंड आर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चेक करते हैं। सो चलिए हमारा ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 5 जो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। वेटेज की बात बताऊं तो बच्चों जो है 2 क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिखे, एमसीक्यू दोनों दिखे हैं, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैप्टर से 2 से लेके 5 नंबर तक का मिल सकता है, उससे ज्यादा वेटेज नहीं है इसका। अगर 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो डायामैग्नेटिक, पैरा या फेरो से रिलेटेड बन सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप हर चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।